हाँ तो बच्चों कंटिन्यू हम स्टार्ट करेंगे और आज मैं जो है वो पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सीबीएसई वाली बुक का है, पहला क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसको समझने से पहले कल का हमको रिमाइंड करना है थोड़ा सा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कल मैंने साइन थीटा जो था एंगल वो क्या बताया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे। ये सवाल वही आपसे होगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे अभी। सबसे पहले तो आप कल वाली चीज़ों को ढंग से समझो। जब हम समझ जाएंगे पूरा, जब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ते चल रहे हैं उन पे साथ साथ में एग्जाम्पल भी मैं आपको कराता चलूँगा, जिससे पता लग जाए वो कितना और कैसे यूज करना है उसको। देखो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा। यदि मैं आपसे जानना चाहता हूँ साइन थीटा क्या होगा, तो आप नॉर्मली वे में यदि आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है, यदि आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है, मैंने कल भी बताया था आपको ए बी और सी, तो मैंने आपको एक कहा था कि आपके पास ये तो बाउंडेड स्टेटमेंट है कि वन एंगल जो होता है वो एक 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का। लेकिन ये दोनों हमारे पास स्पेसिफाई नहीं कर रखे कि ये जो होंगे वो कौन सा एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल है तो ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इसमें आपको हमेशा लिख कर देगा वो कि हमें यहाँ पर ए लेना है या यहाँ पे हमें सी वाला आंसर निकालना है। ये जो क्वेश्चन बनाएगा उसकी टेंशन है, वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। यदि हमसे कुछ नहीं पूछना चाह रहा, ना हमको ए दिया ना हमको सी दिया, तो हमारी तरफ से कोई सा भी परपेंडिकुलर, कोई सा भी बेस हो सकता है, कोई सा भी लंब और कोई सा भी आधार हो सकता है। इतना मैंने आपको कल समझा दिया था। तो मैंने इसको पी बोला था, जिसको मैं हिंदी में लंब बोल रहा था, इसको मैं बी बेस बोल रहा था, और इसको मैं एच जिसको मैं हाइपोटेनियस या कर्ण बोल रहा था। तो कल मैंने बताया था आपको साइन थीटा पी अपॉन एच होता है। याद नहीं हो तो आप हल्का सा रिमाइंड करवा देता हूँ मैं। पी बी पी एच एच बी, क्लियर है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। हम जानना चाहते हैं कॉस थीटा क्या होगा, तो पढ़कर आए होंगे आप लोग, तो आप मेरे साथ साथ बोलो बी अपॉन एच होगा, क्लियर है। ऐसे ही मैं टेन थीटा की आपसे पूछना चाहता हूँ वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा होगा बच्चों पी अपॉन बी। क्या होगा? पी अपॉन बी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन पी, उल्टा चल जाएगा, बताया था मैंने आपको बी अपॉन पी। ऐसे ही कॉट के बाद सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा एच अपॉन बी। या दिख रहा होगा आपको, यहाँ एक और लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, वो होगा बच्चों एच अपॉन पी। इतना मैंने आपको समझा दिया था। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, लाल बट्टे कक्का करके इसको पूरी टेबल मैंने लिखवा दी थी, क्लियर है। तो बच्चों आज हम इस टेबल का यूज करेंगे कि सर आपने पढ़ा तो दिया था हमें, अब इसका यूज कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सही हो जाए इसके ऊपर। तो इस सवाल को करने से पहले आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्लियर। और ये मेरा विश्वास मानो आगे तक काम आएंगी आपके, चाहे आप 11th क्लास में आओ, चाहे आप 12th में आओ, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन दो, ठीक है ना, सब में काम आएगी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, तो समझना। केस हमारे पास दो होते हैं, केस दो होंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अभी क्वेश्चन की तरफ मत देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। अभी जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ रिमाइंड कर लो उसको। केस फर्स्ट और केस सेकंड में क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या कहना चाहता है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये मैंने इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, समझना बच्चों, ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। ट्रायंगल को बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज, जिसका नाम ए बी और सी है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मान लो आपको स्पेसिफाई करके कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सी एक हाईलाइट एंगल है, इट मीन्स सी यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है जिसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण है, ये 90 डिग्री है। मैंने आपको उस वाले की तरफ देखो, इसमें मैंने आपको ए और सी को खाली ब्लैंक छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कुछ नहीं आया तो आप परपेंडिकुलर बेस अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर लो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब केस आ गया नया, और इसको ही आपको समझना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलते हैं। तो क्या होगा, आपको ए और सी में से कोई सा भी एक एंगल स्पेसिफाई करके देगा, ये मत सोचना दोनों दे देगा, दोनों कभी भी नहीं देगा, या तो वो ए देगा या वो सी देगा,
क्लियर है? जो सी वाला है वो मैंने इधर बना दिया है और जो ए वाला है वो मैं इधर बनाऊंगा, लेकिन पहले आपको समझना होगा इसको। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर इस सी का बना दिया तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे मेरे प्यारे बच्चों हल्का सा फ़र्क ये पड़ा कि जो एक्यूट एंगल होगा, जो हाईलाइट एंगल है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। फिर सुन लो मेरी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एक्यूट एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब, ये मिलेगा 100%। 90 डिग्री के सामने मैंने कल भी बताया था सबसे बड़ी साइड होती है जिसका नाम है हाइपोटेनियस, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में इसको कर्ण। क्लियर है? वापस समझना, जो भी एक्यूट एंगल दिया उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा फिक्स है। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ऐसे फिक्स है। ये भी ऐसा होता है। और बचा हुआ जो भी है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? आपका बेस। क्या कहलाएगा? आपका बेस। तो आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमेशा ही नीचे बेस होगा क्या? आपने यहाँ भी नीचे बेस बताया था, आपने यहाँ भी नीचे बेस बताया था। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। आप केस सेकंड में देखना बेस कहाँ होगा। तो क्लियर बात समझ में आ गई? ये केस फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इसमें दोनों एंगल स्पेसिफाई नहीं थे तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे पी और बी में से कुछ भी लेट कर लिया था। यहाँ पर आपको सी दिया तो आप बाउंड हो गए कि आपके सामने हमेशा ये जो सी बनेगा इसके सामने हमेशा पी होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, बचा हुआ बेस कहलाएगा। यदि हम बच्चों केस सेकंड की बात करें, यदि हम केस सेकंड की बात करें, समझना, तो क्या होगा? वही ए बी सी में लेकर चल रहा हूँ, ए बी और सी। क्लियर है? वही 90 डिग्री मैंने आपको दिया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे मैंने सी को हाईलाइट किया था और अब इस वाले केस में मैं ए को हाईलाइट कर रहा हूँ। समझते चलना बातों को। तो ए के सामने मैंने बताया आपको हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे हिंदी में लंब। आप क्या होगे? सर आपने बताया था 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जी बिल्कुल हाइपोटेनियस होता है, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में कर्ण। तो अब बचा हुआ क्या हो गया? तो बचा हुआ हो गया बेस। तो अब की बार आप देखो इस वाले केस में बेस कहाँ बन रहा है। तो 3 केस मैंने बता दिए हैं आपको। आप इसको केस फर्स्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस फर्स्ट, इसको आप केस सेकंड और इसको आप केस थर्ड भी बोल सकते हो। केस फर्स्ट में क्या सीखा आपने? यदि हमारे पास दोनों एंगल स्पेसिफाई करके ना दे, ये मत कहना सर 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो होना मस्ट है जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। इसके अलावा क्या इन दोनों में एक्यूट एंगल है? कोई नहीं है। ये मत कहना सर एक्यूट एंगल तो होगा 90 से छोटा है नहीं, दिया हुआ नहीं है और एग्जाम वाला जरूर देगा। यदि उसने नहीं दिया तो आप पी और बी अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हो। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों केस सेकंड में आपने देखा होगा, यदि आपको सी स्पेसिफाई करके दे दिया तो 100% इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, बचा हुआ बेस होगा। यदि आपको ए दे दिया तो 100% परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, वो बचा हुआ हमेशा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो जब आपको ये बातें तीनों कंडीशन समझ में आ चुकी है तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट को, जो आपका सीबीएसई वाली बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक हल्की सी बात, पाइथागोरस थ्योरम है, बताने वाली बातें नहीं है, कई बच्चों को याद भी रहती है, जिन बच्चों को याद नहीं रहती मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है? इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। सेकंड बात, यदि मुझे इनमें से कोई सा भी एक अलग करना है, जैसे मैंने बोला सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसका ट्रांसफर कर दो। परपेंडिकुलर निकालते समय बेस को आप हाइपोटेनियस के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड है, यदि बेस स्क्वायर पूछ लिया जाए तो सर हमसे,
तो बेस स्क्वायर पूछते समय पी स्क्वायर वाले को इधर भेज दो, इट मीन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो फिर समझाने की बात करता हूँ। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड तीनों आपको याद होने चाहिए। इनका यूज जब होगा जब आपको पाइथागोरस थ्योरम के ये तीनों फॉर्मूले याद हो। एक फॉर्मूला याद कर लेना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी दो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो या सिर्फ एक ही रखना है। मैंने बता दिया कैसे निकालोगे। यदि पी स्क्वायर निकाल रहे हो तो बी को इधर भेज दो, यदि बी निकाल रहे हो तो पी को इधर भेज दो और ये फॉर्मूला डिजाइन हो जाएंगे आपके। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं? तो हम कोशिश करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें जो बी एंगल है वो कैसा है? 90 डिग्री। राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको राइट एंगल को हिंदी में बात करूँ तो समकोण, पहले इंग्लिश में समझाता हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी को एक ट्रायंगल है जिसमें आपका बी जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। साथ में ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मतलब होता है फाइंड, ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी, इन चारों की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दो कि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी पर एक समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है और ये भुजाएं दे रखी है जिसमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये हमको ज्ञात करने की पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझना बातों को धीरे धीरे। मैं एक डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ, ये मैं नहीं बना रहा, ये उन्होंने दे रखा है, वैसे वैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल हम ऐसा बना रहे हैं जैसा उन्होंने बोला है ए बी और सी लेकर। इन्होंने बोला है कि राइट एंगल एट बी, मतलब जो आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो किस पे बना रहे हो? वो बना रहे हो आप बी पर। फिर आगे पढ़ो सवाल को। आगे दे रखा है ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ये है बच्चों 24 सेंटीमीटर ये जो हाइट है ए बी। बी सी है 7 सेंटीमीटर। देखो यदि ये 24 इतनी है तो आप थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा आपको, और मुझे पता है आप लोग भी समझेंगे होंगे कि मैंने इसको रफ क्यों किया है। ठीक है, जो बच्चे समझेगा अच्छी बात है, जो नहीं समझे मैं बता देता हूँ। यदि 24 इतनी लेंथ है तो मेरे प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर तो बहुत कम होगी इससे। तो मैंने सपोज दैट 7 सेंटीमीटर यहाँ पर मानी है, इसलिए मैं कहता हूँ सवाल को आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो, है ना। आप लोग पहले ही डायग्राम बना देते हो, वो भी आपको यहाँ से सीखना चाहिए। तो ये हो गया 7। ध्यान रखना पहले 24 बड़ी लेंथ है, बी सी थोड़ी छोटी लेंथ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे? सबसे पहले मैं ए वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर स्पेसिफाई करके दे रहा है ए एक्यूट एंगल है। क्या है? ए एक्यूट एंगल है। तो मेरे बच्चों मैंने आपको ये बताया था केस, कौन सा केस है याद आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल सही बता रहे हो, केस थर्ड है ये, जिसमें मैंने आपको बताया था ए जो है वो हाईलाइट। पहला केस क्या था वापस रिमाइंड करो, जिसमें कुछ नहीं दिया था, हमने परपेंडिकुलर बेस अपने हिसाब से माना था। केस सेकंड आया जिसमें सी हाईलाइट था, उसके सामने परपेंडिकुलर था, और थर्ड था जो ए हाईलाइट था उसके सामने परपेंडिकुलर था। क्लियर है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, इस सवाल में परपेंडिकुलर क्या है। यहां लिख देता हूं मैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है। तो आप कहोगे सर जो एक्यूट एंगल अभी आपने बताया था उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत अच्छी बात बच्चों, आप सीख रहे हो कि यहाँ परपेंडिकुलर जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने आपने बताया था कि हमेशा हाइपोटेनियस कर्ण होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट अभी हमारे पास हाइपोटेनियस यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम निकालेंगे। और थर्ड आपने बताया था जो बचा हुआ है वो हमेशा बेस कहलाएगा।
बचा हुआ क्या कहलाएगा हमेशा बेस। और बेस कितना है, बेस है 24 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो ये तो हो गए डेटा हमारे। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि मैंने आपको बताया था कि जो आप ये केस फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज करोगे तो उसके अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम के कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का जरूर यूज करना है। क्यों कर रहे हैं बता दिया मैंने, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि सर मुझे हाइपोटेन्यूस निकाल कर बताओ। तो आपने बोला कि सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, एच स्क्वायर बराबर क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये है कर्ण का स्क्वायर, ये है लंब का स्क्वायर, ये है आधार का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी क्या है तो आप बोलोगे सर ऊपर लिखा हुआ है पी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, बी है बच्चों 24 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576। स्क्वायर याद होने चाहिए। जिन बच्चों के स्क्वायर याद नहीं है टेंशन मत लेना, 24 इंटू 24 करके देख लेना। तो क्या आएगा, 576 आएगा। यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो एच स्क्वायर बराबर आएगा 625। क्या आएगा, 625। ऐड करके देख लो आप लोग। तो मेरे को यहाँ पर एच स्क्वायर नहीं पता लगाना था, मुझे यहाँ पर एच बताना था, सिर्फ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगी, तो ध्यान रखना कभी भी स्क्वायर यदि उधर जाता है तो रूट लगता है बच्चों। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन रूट नहीं लगता, ये गलत लगाते हैं हम लोग। एक्चुअलिटी में यहाँ पर प्लस माइनस आता है। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं रूट 4 का तो आप बोलोगे सर 2, ये चीज़ सही है। लेकिन मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप ऐसी कंडीशन बोलोगे प्लस माइनस 2, दोनों में अंतर है। ठीक है। तो वही हमसे पूछा हुआ था यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर 625 था, तो हमने एच की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। और कितने निकाल दी, यहाँ पर लिख देता हूँ, एच आ गया हमारे पास प्लस माइनस 5। अब आप कहोगे सर आपने तो प्लस 5 लिखा है ओनली, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मुझे यहाँ से नेगेटिव हटाना पड़ेगा। पता लग गया? ये नहीं है कि उधर जाता है हमेशा प्लस आता है, नहीं, नेगेटिव भी आता है, लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए जी सॉरी ये 5 नहीं है 25 है, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आ गई 25। साथ में आपको एक बात भी याद रखनी है कि तीनों साइड में इसमें हमेशा हाइपोटेनियस बड़ी मिलेगी आपको। तो हाइपोटेनियस इन दोनों की कंपेयर में देख लो बड़ी है, कर्ण हमेशा बड़ा मिलेगा। तो आप कहोगे सर आपने चलो ये भी सिखा दिया हमने। जब ये तीनों साइडें आ गई बच्चों, अब हमारा जो आंसर निकालना है वो बहुत इजी हो चुका है। सबसे पहले साइन ए हमें बताना है। यदि साइन ए मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है साइन ए, याद है? मैंने बोला था पढ़कर आना आप लोग, या मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को याद नहीं है, पी बी पी, बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको याद करके ही आना होगा। क्लास में आने से पहले एक बार वीडियो देख लिया करो। ठीक है। साइन ए क्या होगा तो मैंने बताया था साइन होता है पी अपॉन एच। ठीक है। अब एच की वैल्यू यहाँ पर 25 लिख दूँ, क्योंकि मैंने आपको निकाल के बता दिया एच कितना आएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ साइन क्या होगा, तो साइन होगा पी अपॉन एच। तो पी कितना है और एच कितना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन ए होगा पी अपॉन एच, पी है 7 और ये है 25। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखोगे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड देखो कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, ए ध्यान रखना वही एक्यूट एंगल पे काम हो रहा है, तो कॉस होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच तो क्या होगा बी अपॉन एच मतलब हो जाएगा 24 अपॉन 25 आंसर। क्लियर आ रही है बातें समझ में आपको? तो बच्चों ये जो आंसर निकाला है हमने, ये निकाल के बताया आपको पहले वाला ए वाले का सॉल्यूशन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।
अब आप एक चीज़ बात याद रखो कि सर ये तो चलो आपने ए लेकर बता दिया, अब हमें सी वाला भी बता दो। समझना बच्चों, यदि मैं आपसे कहूँ सी वाला एक्यूट एंगल यहाँ पर है, यदि सी वाला एक्यूट एंगल यहाँ पर है और ए वाला नहीं है, आपकी बात समझ में आ रही है बातें। चलो मैं इसको डायग्राम को अलग से बना देता हूँ ना, वरना आपको फिर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान रखना कि अब की बार एक्यूट एंगल ये तो ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री है। सी क्या है? ये वाला। अब की बार ये वाला हाईलाइट है। क्लियर है? इसके लिए जब ये हाईलाइट है तो सी के सामने हमेशा क्या होता है? बोलो। सी के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर। बताया था मैंने, कोई भी एक्यूट एंगल हो हमेशा पी होगा। तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर क्या है? तो मैंने बताया था अभी आपको परपेंडिकुलर क्या है? 7। क्या है? 7। तो जब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो क्या हमारा ये डायग्राम सही बनेगा? नहीं। अब की बार बच्चों डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो आप ये जल्दी मत करो, है ना। आप एक काम करो, इसको उतारो, फिर हमारे पास जगह कम है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको उतारो, समझो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। हाँ तो बच्चों कंटिन्यू देखो। डायग्राम मैंने आपको बताया था, डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपसे सी बोला जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि सी के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आप 7 बोल रहे थे, वो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 इसके अंदर नहीं होगा। ये जो वैल्यू है ये बी वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहले जो मैंने सॉल्व करके बताया था वो ए वाला था, अब मैं आपको बी वाला बता रहा हूँ। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। समझ में आ रहा होगा सबके? बताया था मैंने, एक्यूट एंगल के सामने जो हाईलाइट है उसके सामने हमेशा क्या होगा? 24। डायग्राम यदि अलग से बनाना है तो इसमें ए वाला मिटा देना आप, वैसे ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा आपका। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा? फिर ये होगा बेस। अरे हाँ या ना भाई, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या कहलाएगा? बेस। तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया यहाँ। अब आ जाओ वापस, पूछे क्या है आपसे? साइन सी। क्या पूछा है? साइन सी। तो साइन सी क्या होगा? मैंने बताया था वही P अपॉन एच। क्या होगा? P अपॉन एच। P अपॉन एच। तो यदि आपसे साइन सी की वैल्यू हम बताना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा क्या? 24 अपॉन में 25। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कॉस सी बताओ, तो कॉस सी क्या होगा? तो कॉस सी हो जाएगा बच्चों B अपॉन एच। क्या हो जाएगा? B अपॉन एच। देख लो B अपॉन एच कहाँ पर है, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, इसको वापस वीडियो को वापस चालू करके एक बार वापस देखना और कोशिश करना धीरे और अपने हिसाब से उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। अब देखो ये तो हो गया, अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा आपको। हाँ तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का ये। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको भी हम ट्राई करते हैं करने की। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन द गिवन फिगर, इसका मतलब ये जो नीचे जो चित्र दे रखा है आपको, वो उससे आपको tan p माइनस cot r का मान बताना है। तो ये डायग्राम जो है वो क्वेश्चन के अंदर बना हुआ है। क्लियर है? अब आप समझना एक चीज़, 90 डिग्री दे रखा है आपको। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि उसका वन साइड क्या हो, वन एंगल जो होता है वो कितना हो? 90 डिग्री हो। अब आप समझना, आपको 90 के सामने हाइपोटेनियस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है। अब आप कहोगे सर इसको आप परपेंडिकुलर क्यों समझ रहे हो? मैंने बताया था आपको केस फर्स्ट को याद करो। जब कुछ नहीं दे तो ये हमेशा क्या होता है? P अपॉन B में से कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना? चाहे इसको P ले सकते हो, चाहे इसको B ले सकते हो, चाहे इसको P ले सकते हो, इसको B ले सकते हो, कैसे भी बदल लो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ,
यदि हम इसको परपेंडिकुलर समझें तो ये क्या होगा, ये होगा बेस। क्या होगा, बेस। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम से ये पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख दो, चाहे स्पेलिंग पूरी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता होना चाहिए आपको कि बेस क्या होगा, ये क्यू आर क्या होगा। हम इसको क्यू आर बोल देते हैं जिससे आपको बेस और इनमें कंफ्यूज ना हो। तो क्यू आर का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, हाइपोटेनियस में से आपको क्या माइनस करना है, परपेंडिकुलर। मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। 90 के सामने जो है ये हाइपोटेनियस कहलाता है। इसमें से हमने यदि मान लो सपोज दैट मैंने इसको P मान लिया तो बचा हुआ B कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर निकालने के लिए पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है, पी आर है बच्चों 13 का स्क्वायर। क्या है, 13 का स्क्वायर। पी क्यू क्या है, पी क्यू है 12 का स्क्वायर। क्लियर है। तो क्यू आर क्या निकलेगा, तो क्यू आर निकल जाएगा रूट में, यदि हम 169 में से देख लो, जिन बच्चों को नहीं आता, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25, और 25 का यदि रूट निकालते हैं तो ये आता है 5। क्लियर है। ये मत सोचना सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो क्यू आर जो आएगा वो आएगा 5। क्लियर है। तो तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है। अब आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। क्या दे रखा है इन्होंने, 10p। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, यदि हम p को हाईलाइट करें, समझना वापस, यदि हम इस p के लिए वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो p को हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो p को हाईलाइट कर रहे हैं तो p के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या होगा, बेस। बिल्कुल सही है बच्चों। तो 10p कैसे निकालते हैं, तो 10p निकालने के लिए याद करो, आपको बताया था मैंने p b p h h d, लाल बटे कक्का से आप देखो कि ये क्या होता है, तो ये होता है p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि हम p को लेकर चलें, यदि एंगल हम p की बात करें तो बेस क्या होगा, तो बेस होगा बच्चों 12। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों 5, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा 13। कोई डाउट है किसी प्रकार का, नहीं। तो 10p क्या हो जाएगा, p अपॉन b, और p अपॉन b क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 12। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। ये जो बात आई है डेटा वो आए हैं p के लिए। आगे क्या बोलना चाह रहा है वो, cot r बताओ, क्या बताओ, cot r। तो cot r के लिए क्या होगा बच्चों, ये भी समझना होगा आपको। तो यदि r ये वाला है तो अब की बार p क्या हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उधर मैंने जो लिखा है वो p के लिए लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं r के लिए। किसके लिए, r के लिए। तो r के लिए p क्या होगा, आप कोशिश करो बताने की। r के सामने p, बहुत अच्छा, 12। बेस बताओ बच्चों, बेस होगा 5, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये होता है 13। क्लियर है। मतलब लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू हमें पता लग गई। अब कॉट क्या होता है, तो कॉट हमने बताया था कल आपको, ये नहीं, ये गलत बता रहे हो आप। p अपॉन b का उल्टा होता है b अपॉन p, जस्ट उल्टा। तो b अपॉन p, तो ये होगा 5 अपॉन 12। क्लियर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है p अपॉन b, इससे हमने वैल्यू रखी है। ये होता है b अपॉन p, इससे हमने वैल्यू रखी है। अब पूछा हमसे ये था कि 10p माइनस कॉट r बताओ। सवाल पढ़ो आप, देखो गौर से क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है 10p माइनस कॉट r बताओ। तो 10p माइनस कॉट r क्या हो जाएगा, ये भी 5 अपॉन 12 और ये भी 5 अपॉन 12। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। 10p माइनस कॉट r है, ये भी 5 अपॉन 12 है,
ये भी 5/12 है, कट पिट के ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 0। तो हमसे जानना चाह रहा था इसकी वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। कोई डाउट? कल मेरा जो पूरा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं उसके ऊपर, साथ में कोशिश करेंगे हम उनको प्रूफ करें, और यदि टाइम बचा तो मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि उनको कैसे याद किया जाए। अब आपका HW या फिर हार्डवर्क या आपका होमवर्क जो भी आप समझो वो सिर्फ इतना सा है, आपको अपनी बुक उठानी है और उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खोलना है। खोल के आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं सॉल्व, ईमानदारी से करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। साथ में मैं आपको जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद एक वर्कशीट दूंगा सॉल्व करने के लिए, करीब 10 से 15 सवाल लिखूंगा मैं उसके अंदर, उसको आप उतार लेना और आप उसको सॉल्व करना। लेकिन अभी आप अपनी सेल्फ स्टडी, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसमें सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं कि वो रेगुलर अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम इसी टाइम पर फिर मिलेंगे वापस। ओके बच्चों, बाय बाय।